आजादी मिले 77 साल हो गए हैं, पर एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या अंग्रेज चले गए या उनकी हुकूमत का तरीका यही रह गया? याद है वो दौर जब हुकुमशाही चलती थी। डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम था ऑर्डर, ऑर्डर और बस ऑर्डर। ना चाहते हुए भी हमें ये ऑर्डर मानने पड़ते थे। आज 2025 में भी डिक्टेटरशिप वापस लौट आई है। बस इस बार हाथ में हंटर नहीं है, शोकेस, नोटिस, सस्पेंशन और टर्मिनेशन के ऑर्डर हैं। और सामने कोई गुलाम भारतीय नहीं है, बल्कि इस देश का टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर और छोटे कदरे का हर सरकारी कर्मचारी खड़ा है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, आज हम आपको उस मंदिर के पीछे का अंधेरा दिखाएंगे, जहां लोकतंत्र को जिंदा रखने के नाम पर लोकतंत्र के रखवालों की बलि दी जा रही है। बस आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिया में एक पहल छोड़ रखी है, जिसका नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR। सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है ना, लेकिन सच ये है कि इस प्रोसेस ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको हजारों लोगों का डाटा वेरीफाई करने के लिए कहा जाए, वो भी तब जब आपकी गर्दन पर जेल जाने की तलवार लटक रही हो, तो क्या आप डेमोक्रेसी बचा पाएंगे या अपनी नौकरी जिसमें आपकी जान बसी है उसे बचा पाएंगे? देखिए, पहले ये समझते हैं कि ये SIR क्या बला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से वो सारी पावर मिलती हैं जो इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए चाहिए होती हैं। इसी आर्टिकल के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे इलेक्शन के मैनेजमेंट की, इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे, किस रूल के हिसाब से चलेंगे, सब पर फाइनल पावर और कंट्रोल दिया गया है। उसी इलेक्शन कमीशन का एक बिग क्लीन अप मिशन चल रहा है, जिसका नाम दिया गया है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें एक निश्चित समय में घर जाकर वोटर्स की वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, जहां BLOs फ्रेश फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करते हैं, डुप्लीकेट और इनएलिजिबल वोटर्स के नाम को हटाते हैं और जो वोटर छूट गए हैं उनके नाम को वापस उसमें डालते हैं। जब बड़े चुनाव नजदीक हो या वोटर लिस्ट पुरानी हो गई हो, तब SIR चालू होता है, ताकि वोटर लिस्ट बिल्कुल साफ, सही और रेडी हो, जिससे चुनाव बिल्कुल सही और बिना भेदभाव के किए जा सके। इलेक्शन कमीशन को यह पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के सब सेक्शन 1, 2 और 3 से मिलती है। कानून कहता है कि इलेक्शन कमीशन की पावर और ऑथोरिटी क्लियर है कि वो SIR करा सकता है, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ प्रेशर और इतने बड़े प्रोसेस की मिस हैंडलिंग क्लियर है। बिहार इलेक्शन के बाद SIR का फेज 2 शुरू है, जिसमें 12 स्टेट्स और यूटीज में SIR का प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन सवाल एकदम साफ है कि ये करेगा कौन? कौन है वो महान जादूगर या शक्तिमान जो लगभग 51 करोड़ वोटर्स का बोझ अपने कंधों पर उठाएगा, घर घर जाएगा, वोटर लिस्ट अपडेट करेगा और फिर उसे ऐप पर आकर चढ़ाएगा, और वो भी केवल 1 महीने के अंदर? इस काम के लिए आप डाटा देखिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 5.33 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को फील्ड में उतारा है। इसका मतलब है कि हर BLO को ऑलमोस्ट 956 फॉर्म ऑन एन एवरेज फिल करने हैं। मींस ऑलमोस्ट 32 फॉर्म डेली कंप्लीट करने हैं, वो भी बिल्कुल सही, उनमें कोई भी त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले फॉर्म को कलेक्ट करना है, उन इनोमिनेशन फॉर्म को हर वोटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि किसी से वो फॉर्म फिल ना हो तो उन्हें फॉर्म को फिल भी करवाना है। यदि BLO घर जाता है और वो वोटर अपने घर नहीं मिलता है, तो उसको मिनिमम 3 विजिट करनी है, ताकि वो उस वोटर को ढूंढ सके। जो वोटर्स कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उन वोटर्स को ढूंढना है। डेड वोटर्स यानी कि वो वोटर जिनकी डेथ हो गई है, उनको आइडेंटिफाई करना है, और जब ये डाटा मिल जाए तो उसे BLO ऐप पर फोटो खींच के भेजना है और बची हुई एंट्रीज को भी फिल करना है, और साथ में अपनी ओरिजिनल जॉब तो करनी ही है। ये आप ही बता सकते हैं ये किसी आदमी का काम है या मॉडर्न स्लेवरी या डिक्टेटरशिप के अंदर किया गया काम। देखिए, मुझे SIR के होने से प्रॉब्लम नहीं है, इस काम को करने को मिले समय और इसकी डेडलाइन से प्रॉब्लम है। आप ये जानना
जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने बस ये काम करने के लिए 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का समय दिया है, बस 1 महीना। इस इम्पॉसिबल काम को यदि वो बीएलओ ढंग से करें तो टाइम में टारगेट पूरा न होने की वजह से उनकी नौकरी जाने का खतरा है। और सबसे बड़ी बात, यदि वो कुछ तिकड़म लगा भी दें, यदि अपने किसी सहयोगी को उस काम में लगा भी लें, तो वो बीएलओज ऐप में उनकी जीपीएस ट्रैकिंग की जाती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ये शक्तिमान आते किसके डिपार्टमेंट से हैं। ये आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। इसमें टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, पोस्टमैन, लेखपाल और बिल रीडर जैसे टोटल 13 कैटेगरीज हैं। ये सभी एक निचले कद के सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं। इनकी अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 13B के सब सेक्शन 2 के हिसाब से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की अप्रूवल से अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट के बाद सेक्शन 30CC के तहत बीएलओज को ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेपुटेशन पर माना जाता है। डेपुटेशन का यहाँ क्लियर मतलब ये है कि अब इन पर पूरी अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होगी। अभी तक की ये बात तो रही इनकी अपॉइंटमेंट की। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएस कृष्णमूर्ति ने ये खुद माना है कि पिछले 20 साल से ग्राउंड वेरिफिकेशन ढंग से हुआ ही नहीं है। लास्ट एसआईआर 2002 से 2004 में हुई थी। मींस 20 साल का डाटा साफ करने के लिए बीएलओज को बस कुछ हफ्ते दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल केवल यही खड़ा होता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी है क्यों और वे क्या हासिल करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन की रूल बुक के मुताबिक एसआईआर के इस दूसरे फेज के लिए बीएलओज फुल्ली ट्रेंड हैं। कागजों पर तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है, पर हकीकत आप और हम सब के साथ साथ ये बीएलओज भी जानते हैं। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जिनमें आंगनबाड़ी वर्कर्स, शिक्षा मित्र, पोस्टमैन, जिन्होंने शायद जिंदगी भर सिर्फ कीपैड फोन चलाए हो, उनकी ट्रेनिंग बस 5-6 दिन में कैसे खत्म हो सकती है। और सिस्टम का विश्वास देखिए, उन्हें सीधा एक ऐप थमा दिया गया। क्या किसी ने सोचा कि गांव के उस कोने में इंटरनेट की स्पीड क्या है? जब सर्वर घूमता है तो इनकी सांसें अटक जाती हैं कि टाइम से यदि काम खत्म नहीं हुआ तो कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो डिवाइस है किसका। 10 से 15 हजार की तनख्वाह पाने वाले ये वर्कर क्या महंगा स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि उनको कोई टैबलेट या फोन प्रोवाइड किया जाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऊपर से टाइमिंग देखिए, जब ये बिहार में हुआ तो मॉनसून की बारिश थी और अब इस फेज में जहां दिन 7 बजे निकलता है और 5 बजे अंधेरा हो जाता है। दिन में लोग अपने घर पर मिलते नहीं हैं या ये बीएलओज अपनी नौकरी करने जाते हैं और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें डाटा चाहिए और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट, और वो भी 1 महीने के अंदर। मेरा प्रश्न फिर वही है, आखिर किस बात की जल्दी है? क्यों इतनी इंपोर्टेंट प्रोसेस को इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, ये एसआईआर अब तक 8 बार हो चुकी है, बट शायद ही कभी 6 महीने से कम समय का वक्त लगा हो। सोचिए, आप अपने ऑफिस में 8 घंटे काम कर कर थक जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए उस आंगनबाड़ी वर्कर को जो दिन भर बच्चों को संभालती है और शाम को अनजान घरों के दरवाजे खटखटाती है। क्या ये ड्यूटी है या जुर्म? इस बात को बताइएगा जरूर। यदि ये काम कोई एक प्राइवेट कंपनी कर रही होती तो ह्यूमन राइट्स के झंडे लेके रोड्स ब्लॉक हो चुके होते। यही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद उन पर इंक्वायरी कर रहा होता और सबसे बड़ी बात, उसका टेंडर भी कैंसिल हो गया होता। बीएलओज ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि ये ऐप हैंग होता है, ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के बहुत सारे फोन में तो इतनी रैम ही नहीं है कि वो उस ऐप को चला सकें और डाटा टाइम रहते डिजिटाइज हो सके, और ना ही सबके पास इस ऐप को चलाने का स्किल है। और इंटरनेट की डाटा कॉस्ट उसे भी आप अपनी जेब से भरो। लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि उसने इंसेंटिव जो है वो पहले से दुगने कर दिए हैं। पहले साल का उन्हें 6000 मिलता था, जिसे इस साल 12000 कर दिया गया है, और ये 12000 केवल एसआईआर के लिए नहीं है, ये पूरी साल की इंसेंटिव है। बट क्या इतनी राशि के लिए किसी को गुलाम बनाया जाना सही है? ये मेरी तो सोच से परे है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पैसे केवल एसआईआर के लिए ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरे साल में जितने भी काम उनसे लेता है वो पैसा सबका एक साथ मिला के है। प्रॉब्लम यहाँ तक है कि बहुत से गाँव में टावर भी नहीं आता
रूरल एरियाज में बीएलओज को रात को अपने घर की छत पर चढ़कर डाटा सिंक करना पड़ता है। इस मरी हुई टेक्नोलॉजी के चक्कर में इंसानियत कैसे मरती है, सुनिए शांति मुनि इका की एक कहानी। शांति वेस्ट बंगाल की रंगामती ग्राम पंचायत में एक बीएलओ थी। वो बंगाली पढ़ नहीं पाती थी पर फॉर्म्स बंगाली में थे। उनके हस्बैंड बताते हैं कि वो वीडियो ऑफिस गई, वहां जाकर गिड़गिड़ाई पर किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात कि उनका एरिया एक टी गार्डन था। दिन में मजदूर चाय की पत्तियां तोड़ने जाते तो उनके घर खाली मिलते थे, इसलिए शांति को रात के अंधेरे में सुनसान टी स्टेट्स में अकेले जाना पड़ता था ताकि वो फॉर्म को फिल कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और जिन लोगों से वो फॉर्म नहीं फिल करना आता था वो फॉर्म उनको वहां पर रहकर फिल भी कराती थी। वो ये मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाई और इसी जर्जर सिस्टम ने एक महिला को फांसी के फंदे पर झूलने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश सिंह जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जिसमें वो कहते हैं कि पोलिंग बूथ से वीडियो को केवल इसलिए पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि माता बहनों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का सवाल है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या वो ये भूल गए कि ये बीएलओज कोई शक्तिमान नहीं है, ये भी एक महिला ही है। ऐसी अनेक शांति मुनि रात में घर घर जाकर ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और उन्हें कलेक्ट करती हैं ताकि समय रहते उनका काम हो सके और उनकी नौकरी बच सके। आप शॉक हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल का भी डाटा देखिए, 14 लाख इनोमिनेशन फॉर्म्स को अनकलेक्टेबल डिक्लेयर किया गया है क्योंकि वोटर्स या तो मर गए या कहीं शिफ्ट हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना कि बिना फॉर्म 7 या डेथ सर्टिफिकेट के बीएलओज उनका नाम उस लिस्ट से काट ही नहीं सकते। अगर काट दिया तो इंक्वायरी और नहीं काटा तो इनएक्यूरेसी के लिए भी उन पर इंक्वायरी होगी। मतलब आगे कुआ पीछे खाई। वेस्ट बंगाल ही नहीं, यूपी में हालत इससे और ज्यादा खराब है। नोएडा में 60 से ज्यादा बीएलओज और 7 सुपरवाइजर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है और उसका रीजन केवल एक ही है, नेग्लिजेंस और काम समय पर पूरा न हो पाना। बहराइच में 2 बीएलओ सस्पेंड कर दिए गए। यदि ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है दोस्तों? और मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी एफआईआर हो रही हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के अंदर हो रही हैं। ये कोई मामूली धारा नहीं है। इसके तहत अगर इलेक्टोरल ड्यूटी में ब्रीच हुआ तो 3 महीने से 2 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। और इसी डर का इस्तेमाल करके आज इन कर्मचारियों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बात केवल यही नहीं रुकती, बुलंदशहर में 6 बीएलओज पर एफआईआर हुई, जिसमें से 5 टीचर्स हैं। सिकंदराबाद के एसडीएम दीपक पाल ने इंडेफिनेटली उनकी सैलरी रोक दी है। नोएडा में बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ने 191 असिस्टेंट टीचर और 113 शिक्षा मित्र के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डाटा के फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनको कलेक्ट भी कर लिया गया, लेकिन डिजिटाइजेशन 15% से कम था। अरे साहब, जब ऐप चलेगा ही नहीं, सर्वर डाउन होगा तो डिजिटाइजेशन हवा में करेंगे क्या? और एक इम्पॉसिबल सा होने वाला टारगेट दोगे तो समय रहते इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? यूपी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश चंद्र शर्मा चीख चीख कर बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, टीचर्स को सिर्फ डिजास्टर, सेंसस और इलेक्शन के दिन ही यूज किया जाए। इन तीनों शब्द में एसआईआर का नाम नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को क्लास छोड़कर नॉन एकेडमिक काम जैसे इलेक्शन की ड्यूटी, सेंसस का काम करवाना या पोलियो ड्रॉप कैंपेन जैसे काम उनसे नहीं करवाए जा सकते। जस्टिस एसबी सिन्हा और जस्टिस एचएस बेदी की बेंच ने ये कहा है कि टीचर्स की सर्विसेज तभी यूज की जा सकती हैं जब स्कूल हॉलीडेज पर हो या नॉन टीचिंग आवर्स हो। पर तुम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, जहां 1800 टीचर्स की गौतम बुद्ध नगर में एज ए बीएलओ ड्यूटी लगी है। ब्लॉक दनकौर का ये स्कूल देखिए,
यहाँ बच्चे बैठे हैं और टीचर शायद अपना काम निपटा रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल ने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया है कि कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और 8 में से 4 टीचर्स की ड्यूटी एज ए BLO लगाई गई है और एग्जाम बस आने ही वाले हैं। शायद अब इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर्स को ये कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं दिख रहे होंगे, जबकि बच्चों के एग्जाम फरवरी में है। मैं ये फिर पूछता हूँ कि ये किस चीज की जल्दी है कि बच्चों का भविष्य और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ताक पे रख के SIR कराई जा रही है। बहुत सारे BLOs पहले अपने डिपार्टमेंट की जॉब करते हैं, उसके बाद SIR के काम में लगते हैं जहां वो अनेक प्रॉब्लम टॉलरेट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का फिर से एक एनालिसिस देखिए। पिंकी जायसवाल वेस्ट बंगाल में एक प्राइमरी टीचर है। वो बताती हैं कि ज्यादातर टाइम ऐप बिल्कुल ठीक से काम ही नहीं करता। ये बस रात 8 PM से मिडनाइट तक चलता है और थोड़ा सा काम सुबह 6 से लेकर 8:30 के बीच करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है यानी कि डाटा को ऐप पे चढ़ाना, जब सब एक साथ उस काम को करते हैं तो वो ऐप हैंग हो जाता है और वो काम ही नहीं करता। ऐसे अनेक BLOs की अपनी अपनी कहानी है। इन्हीं टेक्निकल और सोशल ग्लिच के चलते जब ये BLOs काम करने में देरी करते हैं तो सीनियर ऑफिसर्स उनके साथ क्या करते हैं ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गाजियाबाद के सायोबाद में 13 BLOs पर FIR हुई है। बदायूं में 106 BLOs की सैलरी तक रोक दी गई है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाने में 33 BLOs पर FIR हुई है और जेवर थाने में 17 पर FIR हुई है। ये सभी BLOs टीचर्स या कोई छोटे तबके के कर्मचारी हैं। ये देश के निर्माता हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज ये पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्लीन वोटर लिस्ट चाहिए और वो भी 1 महीने के अंदर। आखिर क्यों? ये क्वेश्चन आप अपने आप से हर बार करिए और कमेंट सेक्शन में इलेक्शन कमीशन को टैग करके पूछिए कि आखिर किस बात की जल्दबाजी है। एक टीचर जिसकी सैलरी रोक दी गई है, जिस पर FIR दर्ज की गई है, क्या वो क्लासरूम में जाकर अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा पाएगा या वो खुद सिस्टम से नफरत करने लगेगा? और इन्हीं टर्मिनेशन और सस्पेंशन से परेशान लोग जॉब जाने के डर से, इम्पॉसिबल काम का प्रेशर न झेल पाने के डर से हर रोज BLOs अपनी जान दे रहे हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल नाम और आंकड़े नहीं है, वो मर्डर्स हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हीं BLOs ने अपने सुसाइड नोट्स में सीनियर ऑफिशियल्स और इलेक्शन कमीशन को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। केरला के कन्नूर में BLO अनीश जॉर्ज, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके दोस्त थुम्मन कहते हैं कि उन्हें जो बूथ असाइन किया गया था वो इस बूथ से फेमिलियर ही नहीं थे, जबकि BLO की डेफिनेशन में ये साफ साफ लिखा है कि यूजुअली कोई भी बूथ या एरिया उसके फेमिलियर पर्सन को ही असाइन होता है जो उस एरिया को ढंग से जानता है। वेस्ट बंगाल के नाडिया में BLO रिंकू तरफदार, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं एक सिंपल सी टीचर हूँ पर ये इनह्यूमन वर्क फोर्स और प्रेशर मेरे से डील नहीं होता, और उन्होंने मेंटल प्रेशर की वजह से फांसी लगा ली। राजस्थान के सवाई माधोपुर में BLO हरिओम बैरवा, फैमिली का ये आरोप है कि SDM और तहसीलदार के मेंटल प्रेशर देने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। जयपुर में 35 साल के BLO मुकेश जनगिड़, उन्होंने ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि 12 घंटे की ड्यूटी, सस्पेंशन की धमकी और डेडलाइंस ने उन्हें तोड़ दिया था। गुजरात के गिर सोमनाथ में अरविंद बधेर, पॉकेट में उनके सुसाइड नोट मिला और उसमें लिखा था कि 95% टारगेट की डेडलाइन और कांस्टेंट प्रेशर से वो डिप्रेशन में चले गए। ये लिस्ट ही रुकती नहीं है दोस्तों। गोंडा यूपी में टीचर विपिन यादव, उन्होंने जहर खा लिया। लखनऊ में 50 साल के विजय कुमार वर्मा, SIR के स्ट्रेस से ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, तो किसी के बच्चे या किसी की माता या किसी की बहन, कुछ ना कुछ तो लगते ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस कहते हैं कि ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि BLOs के वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। क्या इनह्यूमन वर्क और इम्पॉसिबल सा टास्क देना वेलफेयर है? क्या वो इम्पॉसिबल काम पूरा ना होने पर FIR दर्ज करना वेलफेयर है? क्या सैलरीज रोकना वेलफेयर है? क्या मौत के मुंह में धकेलना वेलफेयर है? आज आप सबको ये सोचना होगा कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस कंट्रोल करने का पूरी पावर देता है, लोगों की सांसें कंट्रोल करने का नहीं। जब अगले चुनाव में आप अपनी उंगली पर स्याही लगवाएं तो ये याद जरूर रखिएगा, शायद वो स्याही नहीं किसी अनीश जॉर्ज, किसी मुकेश जनगिड़ या किसी रिंकू तरफदार का खून है। इसलिए वोट देने जरूर जाइएगा। हम
ब्रिटिशर्स को उनकी डिक्टेटरशिप के लिए कोसते थे, लेकिन आज एसआईआर के नाम पर वही डिक्टेटरशिप हमारे अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। वोटर लिस्ट साफ हो गई है या नहीं, इसकी बात तो हम कभी और करेंगे, पर इस प्रोसेस में लगता है कि इनका जमीर जरूर मैला हो गया है। जाते जाते मैं आपसे बस इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आज मेरे लिए नहीं पर उन शहीदों के लिए जरूर कुछ लिखना, और ये क्वेश्चन बार बार पूछना कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस चीज की है कि बच्चों के भविष्य और लोगों के जीवन और उनकी नौकरी और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक को ताक में रखकर एसआईआर इतनी जल्दबाजी में क्यों कराई जा रही है। क्या ऐसा करने से ये प्रक्रिया जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है वो निष्पक्ष रूप से पूरी हो पाएगी? क्या हमारे टैक्स का करोड़ों रुपया खर्च करके भी जब ये रिजल्ट सही नहीं आएंगे तो इन पैसों का जिम्मेदार कौन होगा? और जब रिजल्ट सही नहीं आएंगे तो क्या वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होगा? जो परिवार और शहीद लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इन मास मर्डर्स का जिम्मेदार कौन होगा? क्या इन पे एक इंक्वायरी कमीशन बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या किसी ऑटोनोमस बॉडी को जांच नहीं बिठानी चाहिए, या उनके गुनहगारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? पूछो, ये जब तक पूछो जब तक इनके कान के पर्दे दर्द ना करने लग जाएं और ये लोग आंसर ना दें, ताकि भविष्य में और अनीश जॉर्ज, विपिन यादव, सुधीर कुमार और हरिओम बैरवा इस डिक्टेटरशिप का शिकार न हो। और नाउ आई राहुल भारद्वाज साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।